मेरा नाम अनाया है। मैं एक 30 साल की शादीशुदा औरत हूँ और कराची के एक पुरसुकून मोहल्ले में रहती हूँ। मेरे शौहर शहरोज की उम्र 36 साल है और वो एक निजी कंपनी में मैनेजर के ओहदे पर काम करते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का बेटा रेयान और 12 साल की बेटी मरियम। मेरी जिंदगी देखने में आम सी लगती है मगर अंदर से मैं बहुत तन्हा हूँ। मेरे शौहर का काम इतना मसरूफ है कि घर आते ही थक कर सो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां अकेली मुझ पर हैं। लोग मुझे देखकर कहते हैं कि अब भी खूबसूरत लगती हो। मेरी आंखें गहरी हैं जिनमें अब भी जवानी की चमक है, मगर मुझे इन तारीफों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दिल में एक खला है जो भरने का नाम नहीं लेता। बात इस रात की है जब मेरी नानी की तबीयत खराब हुई तो मुझे अकेली उनके घर आना पड़ा। नानी का घर कराची के पुराने इलाके में है जहां अब सिर्फ वो और मेरे मामू रहते हैं। मामू का नाम जुयार है। उसकी उम्र 24 साल है और अभी तक शादी नहीं हुई। वो एक सादा, शर्मीला और बहुत ही खूबसूरत लड़का है। पढ़ाई मुकम्मल करके अब वो नौकरी की तलाश में है। जब मैं वहां पहुंची तो नानी बिस्तर पर लेटी थी। जुयार ने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा, अनाया तुम आ गई, बहुत शुक्रिया। उसकी मुस्कुराहट में एक मासूमियत थी जो मुझे हमेशा पसंद आती थी। रात को खाना खाने के बाद नानी को दवा देकर मैं उनके कमरे में सो गई। जुयार अपने कमरे में था। रात के 12 बजे मुझे प्यास लगी। जब मैं पानी पीने उठी तो देखा कि जुयार बैठा मोबाइल देख रहा है। इसने मुझे देखकर कहा, अनाया जाग रही हो? मैंने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया कि प्यास लगी थी। वो उठकर मेरे लिए पानी ले आया। जब वो करीब आया तो इसके जिस्म से एक हल्का सा खुशगवार गर्म एहसास हुआ। मैंने पानी पी लिया और वापस बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद नहीं आ रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा कि शायद थकावट की वजह से है। दूसरी रात नानी की तबीयत कुछ बेहतर हुई मगर डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। मैं दिन भर घर के कामों में मसरूफ रही। जुयार बाहर नौकरी के इंटरव्यूज के लिए गया हुआ था। शाम को जब वापस आया तो थका हुआ लग रहा था। मैंने इसे चाय बनाई और उसके साथ बैठकर बातें की। वो मुझे अपनी जिंदगी की परेशानियां बता रहा था कि नौकरी नहीं मिल रही, शादी का सोच भी नहीं सकता। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। इसकी आंखों में एक उदासी थी जो मुझे छू गई। रात को जब सब सो गए तो मुझे दोबारा नींद नहीं आई। मैं उठी और छत पर टहलने लगी। जुयार भी वहां था, सिगरेट पीते हुए आसमान देख रहा था। मैंने इसके पास जाकर पूछा, क्या बात है जुयार? वो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अनाया जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हिम्मत रखो। इस लम्हे मुझे खुद एक झटका सा लगा। वो भी कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक इसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने हाथ नहीं हटाया। कुछ लम्हों बाद वो उठकर चला गया, मगर इस रात मेरे ज़हन में सिर्फ उसका चेहरा घूम रहा था। मैं जानती थी कि यह गलत है, मगर जिस्म और दिल दोनों बेकाबू हो रहे थे। अगली सुबह जुयार ने मुझसे नॉर्मल बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मैं उसकी तरफ बार बार देख रही थी। इसकी मासूमियत मुझे पागल कर रही थी। तीसरी रात नानी को नींद की गोली देकर मैं अपने कमरे में आ गई। जुयार टीवी देख रहा था। मैंने इसके पास बैठकर टीवी देखना शुरू कर दिया। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी थी। बातें करते करते हम करीब आते गए। अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। मैं ने डर कर उसका हाथ पकड़ लिया, वो भी मुझे करीब खींच लिया। इसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। इसके होंठ मेरे होंठों से टकराए, पहले एक हल्का सा बोसा, फिर गहरा बोसा। मेरे जिस्म
मैं आग सी लग गई। इसके हाथ मेरी कमर पर फिरने लगे। मैंने भी इसे गले लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए, मगर अचानक बिजली आ गई तो हम अलग हो गए। दोनों शर्मिंदा थे। जुयार ने कहा, अनाया ये गलत है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। रात भर में सो न सकी, दिल में तूफान था। मैं शादीशुदा औरत हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, मगर जुयार के करीब होने से मुझे एक ऐसी खुशी मिल रही थी जो बरसों से नहीं मिली थी। अगली सुबह जुयार मुझसे शर्माते हुए बात कर रहा था, मगर उसकी निगाहों में एक नई चमक थी। मैंने खुद को समझाया कि ये सब खत्म कर दूं, मगर दिल नहीं मान रहा था। चौथी रात नानी सो रही थी। मैं और जुयार अकेले थे। इसने मुझे छत पर बुलाया। वहां सितारों की रोशनी में हम बैठे बातें करने लगे। एक लम्हे में उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इस बार कोई रुकावट नहीं थी। हमने एक दूसरे को पूरा महसूस किया। इसके हाथ मेरे जिस्म पर फिर रहे थे, मैंने भी उसे छुआ। खौफ और जोश का अजीब मिलाप था। आवाज ना निकले इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता जब सब खत्म हुआ तो हम दोनों पसीने से शराबूर थे। जुयार ने मुझे गिले लगाकर कहा, अनाया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने इसके कान में कहा, ये प्यार नहीं, बस एक लम्हा है जो हम दोनों को चाहिए था, मगर अंदर से मुझे मालूम था कि ये अब रुकने वाला नहीं। अगले चंद दिनों में हमने कई बार मौका निकाला, कभी छत पर तो कभी जब नानी दवा लेकर सो जाती। हर बार खुफिया खुशी, हर बार शर्मिंदगी, मगर हम रुक ना सके। आखिरी रात जब मैं वापस जाने वाली थी तो जुयार ने मुझे अलग ले जाकर गले लगाया। इसकी आंखों में उदासी थी। मैंने कहा कि ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। वो सर हिलाकर रह गया। जब गाड़ी चली तो मेरे दिल में एक भारी बोझ था, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। अब जब भी नानी के घर जाती हूँ तो जुयार से मिलती हूँ। बातचीत नॉर्मल होती है, मगर निगाहों में वो छुपी हुई आग अब भी जलती है। मैं जानती हूँ कि यह गलत है, मगर इस आग को बुझाना मेरे बस में नहीं। मेरी जिंदगी अब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक तरफ माँ और बीवी की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ वो खुफिया लम्हात जो मुझे जिंदा रखते हैं। जुयार की मासूमियत और मेरी तन्हाई ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां सिर्फ हम दोनों हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नई राह पर चल पड़ी है। क्या ये गलत है या मजबूरी? शायद ये सवाल कभी हल ना हो, मगर शायद ये सब कुछ हर इस औरत के दिल में है जो अपनी ख्वाहिशों को दबाने पर मजबूर है। ये वाकया मुझे घर वापस आए कई दिन गुजर चुके थे, मगर जुयार की वो मासूम मुस्कुराहट, उसकी उदास आंखें और उसकी गर्म आगोश मेरे जहन से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। मैं रोजमर्रा के मामलात में मसरूफ थी, बच्चों की तैयारियां, शौहर के लिए खाना, घर की सफाई, सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चलता था, मगर मेरे अंदर का वो हिस्सा जो जुयार के साथ उन चंद रातों में जाग उठा था, अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। मैं अपने शौहर के साथ बैठकर बातें करती तो मेरी नजरें किसी और दुनिया में खो जाती। वो मेरी इस बेचैनी को महसूस नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी मसरूफियात ने उन्हें इतना थका दिया था कि वो मेरे अंदर के इस तूफान को देख ही नहीं सकते थे। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह सब एक गलती थी, एक लम्हाती कमजोरी थी जिसे भला देना चाहिए, लेकिन हर बार जब मैं जुयार के बारे में सोचती, मेरा दिल कहता कि शायद ये पहली बार नहीं था जब मैंने खुद को जिंदा महसूस किया था, बल्कि बरसों बाद किसी ने मुझे मेरी अहमियत का एहसास दिलाया था। 3 हफ्ते बाद जब नानी की तबीयत के बारे में पूछने का मौका आया तो मैंने खुद ही कह दिया कि मैं उनके मिजाज परसी के लिए जा रही हूँ। मेरे शौहर को इसमें कोई शक नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि मैं हमेशा नानी का ख्याल रखती हूँ। मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा, घर के कामों का इंतजाम किया और एक बहाना बनाकर कराची के इस पुराने इलाके की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर मेरे दिल की धड़कन तेज थी।
मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरे जहन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि जब ज़ुयार से मिलूंगी तो कैसे मिलूंगी, वो क्या सोचेगा, क्या वो मुझे वैसे ही चाहता है जैसे मैं उसे चाहती हूँ। घर पहुंचकर जब मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो ज़ुयार ने दरवाज़ा खोला। इसने मुझे देखते ही आंखें फैला लें, चेहरे पर हैरत और मसरत दोनों के आसार थे। इसने अदब से सलाम किया और कहा, अनाया तुम आ गई, लेकिन इसकी आवाज़ में वो सादगी नहीं थी जो पहले होती थी। इसमें एक दबी हुई गर्मी थी, एक कपकपाहट थी जो सिर्फ मैं महसूस कर सकती थी। मैंने अंदर आकर देखा कि नानी आराम फरमा रही थी। इनकी तबीयत पहले से कहीं बेहतर थी। मैंने उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें की, उनका हाल अहवाल पूछा और फिर कहा कि मैं किचन में जाकर खाने का इंतजाम कर लेती हूँ। नानी ने कहा कि ज़ुयार ही सब कुछ कर लेता है, लेकिन मैंने कहकर टाल दिया। किचन में जाते ही मैं सांस रोके खड़ी हो गई क्योंकि ज़ुयार पहले से वहां मौजूद था, बर्तन संभाल रहा था। हमारी आंखें चार हुई तो कमरे में एक अजीब सी कैफियत फैल गई। वो आहिस्ता से मेरे करीब आया, उसकी नज़रें मेरी नज़रों में खोई हुई थीं। उसने बगैर कुछ कहे मेरे हाथ में एक गिलास पानी थमा दिया, मगर उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छूकर कुछ देर ठहरी रही। मैंने गिलास पकड़ लिया, लेकिन इस छूने से मेरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। दिन भर घर के कामों में हम दोनों कभी साथ आते, कभी अलग हो जाते, मगर हर बार एक लम्हे के लिए आंखें मिलते, हाथ छूते और दिल तेज धड़कने लगते। रात का खाना खाने के बाद जब नानी सो गई तो मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। दिल कह रहा था कि उठो और ज़ुयार के पास चलूं, मगर अक्ल कह रही थी कि यहीं बैठो, ये आखिरी मौका है, अभी भी रुक सकती हो। मैं ने कंबल ओढ़ कर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद न आए। कुछ देर बाद मुझे आहिस्ता से दरवाजे के खिलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन मैं जान गई कि ये ज़ुयार है। वो खामोशी से मेरे बिस्तर के पास आया और मेरे पास बैठ गया। इसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया। इसकी हथेली गर्म थी और उसकी उंगलियां मेरे हाथ की लकीरों पर आहिस्ता से फिर रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा सांस फूलने लगा। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ा और मेरे बालों को सहलाने लगा, इतनी नरमी से जैसे वो किसी नाजुक फूल को छू रहा हो। मैं खुद पर काबू न रख सकी। मैं उठकर बैठ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। अंधेरे में हम एक दूसरे के चेहरे नहीं देख सकते थे, लेकिन हम एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे। ज़ुयार ने आहिस्ता से कहा, अनाया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये जो कुछ हुआ है ये मेरे ज़हन से नहीं निकलता। मैं तुम्हें हर लम्हे याद करता हूँ। इसकी आवाज़ में एक दर्द था, एक बेबसी थी जो मुझे अंदर तक हिलाकर रख रही थी। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं सिर्फ इसके करीब होती चली गई। इस बार हमने न कोई बहाना बनाया, न कोई लफ्ज़ कहा। हम जानते थे कि यह गलत है, लेकिन हम इस गलती के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाजुओं में मैंने वो सुकून पाया जो बरसों से मेरी जिंदगी से गायब था। इसके जिस्म की गर्मी ने मुझे वो हिफाजत का एहसास दिलाया जो मैंने कभी किसी में नहीं पाया था। वो बार बार मेरे कानों में कह रहा था, अनाया मुझे अपने साथ रखो, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं, और मैं उसे चुप कराने के लिए इसके होंठों पर उंगली रख देती क्योंकि मैं जवाब देने की हिम्मत नहीं रखती थी। जब वो लम्हा खत्म हुआ तो हम दोनों थके हुए थे, लेकिन हमारे दिलों में एक अजीब सी शरारत भी थी। वो मेरे सरहाने लेट गया और मैंने इसकी छाती पर सर रख दिया। उसने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, ये रात कभी खत्म न हो। सुबह जब मैंने आँख खोली तो ज़ुयार पहले ही उठकर जा चुका था, लेकिन मेरे तकिए के पास गुलाब का एक छोटा सा फूल रखा था। मैंने इस फूल को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और जानती थी कि अब मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकती। इस दिन मैंने नानी के पास बैठकर कहा कि कुछ दिन और ठहर कर उनका ख्याल रखूंगी। नानी को कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो बहुत खुश हुई।
ज़ुयार ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने सामने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अगले चंद रोज हमने बड़ी एहतियात से अपने लम्हात बनाए। जब नानी दोपहर को आराम करती तो हम छत पर मिलते, जब रात गहरी हो जाती तो ज़ुयार मेरे कमरे में आ जाता। हम बातें करते, कभी वो अपनी परेशानियां बताता, कभी मैं इसे अपने बचपन की कहानियां सुनाती। इन बातों के दौरान वो कुर्बत भी होती, वो छूने भी, वो लम्हात भी जो हम दोनों के लिए नए थे। हर बार ज़ुयार कहता, अनाया मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें इस जिंदगी से निकालूंगा, और मैं उसे समझाती कि यह मुमकिन नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे जिम्मेदारियां हैं, और एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन वो मेरी हर बात को सुनकर सिर्फ इतना कहता, फिर मैं इंतजार करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। आखिरी रात जब मैं वाकई वापस जाने वाली थी तो ज़ुयार ने मुझे छत पर बुलाया। आसमान पर पूरा चांद था और सितारे खिले हुए थे। हम एक दूसरे के सामने बैठे थे। इसने मेरा हाथ थाम कर कहा, अनाया मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारना चाहता हूँ। तुम सिर्फ अनाया नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो। मैंने आंखें बंद करके कहा, ज़ुयार ये रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे इतनी शिद्दत से गले लगाया जैसे मैं उससे बिछड़कर कभी वापस ना आऊंगी। इस रात हमने चांद की रोशनी में एक दूसरे को पूरी तरह दे दिया, ना कोई खौफ, ना कोई झिझक, ना कोई कल की फिक्र, सिर्फ आज था, सिर्फ हम थे। जब सुबह हुई तो मैंने अपनी आंखें उसके चेहरे से हटाकर सामान बांध लिया, नानी को सलाम किया और घर से निकल गई। ज़ुयार दरवाजे तक आया, उसने रस्मी तौर पर अलविदा कहा, लेकिन इस की नजरें कह रही थीं कि वो अब भी मेरे साथ है। आज कई महीने गुजर चुके हैं, मगर हमारी छपी हुई दुनिया अब भी कायम है। जब भी किसी बहाने से मैं नानी के घर जाती हूँ, ज़ुयार मुझसे इसी तरह मिलता है। हमारी बातें जाहिर में मामूली की होती हैं, मगर हमारी आंखों में वो आग अब भी चमकती है। मैं जानती हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, एक माँ हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि दिल की बातों का कोई हिसाब नहीं होता। ज़ुयार की मासूम मोहब्बत ने मेरी तन्हा जिंदगी में एक ऐसी रोशनी भर दी है जिसे मैं बुझाना नहीं चाहती। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, शायद ये कभी खत्म ना हो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी के ये खुफिया लम्हात ही हमें जिंदा रखते हैं, चाहे वो गलत हों, चाहे उनका कोई नाम ना हो, लेकिन वो हमारे वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ अरसा ऐसे गुजरा जैसे जिंदगी अपनी मामूली रफ्तार से चल रही हो, मगर अंदर से मैं हर रोज एक नई जंग लड़ रही थी। मेरे शौहर शहरोज साहिब को मेरी किसी भी तब्दीली का एहसास न था। वो अपनी नौकरी की दौड़ में इतने खोए हुए थे कि उन्हें यह भी नजर नहीं आता था कि उनकी बीवी अब वो नहीं रही जो कुछ महीने पहले थी। मैं उनके साथ खाना खाते हुए भी ज़ुयार की बातों में खो जाती, बच्चों के होमवर्क में बैठते हुए भी वो लम्हात याद आते जो मैंने इसके साथ गुजारे थे। मेरे बेटे रेयान और बेटी मरियम ने कई बार मुझे सोच में खोया देखकर पूछा, उम्मी आपको क्या हो गया है? अब बहुत खामोश रहने लगी हैं। मैं मुस्कुराकर उनका सर सहला देती और कह देती कि कुछ नहीं, बस थकावट है। लेकिन सच तो ये था कि मेरे दिल में एक अजीब सा खला था जो सिर्फ ज़ुयार की मौजूदगी से भरता था। मैं जानती थी कि इस कैफियत का नाम क्या है, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि मैं इस शख्स के साथ जड़ चुकी हूँ जो मेरे लिए सिर्फ मामू नहीं रह गया था, बल्कि मेरी तन्हाई का साथी, मेरे दुख का राजदार और मेरी इस ख्वाहिश का मालिक बन चुका था जिसे मैंने बरसों दबाकर रखा था। एक दिन मौका मिलते ही मैं फिर नानी के घर जा पहुंची। इस बार मुझे बहाना भी नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि नानी ने खुद फोन करके कहा कि किचन का संक खराब हो गया है और ज़ुयार अकेला ठीक नहीं कर पा रहा, कोई काम वाला भी नहीं आ रहा। मेरे शौहर ने कहा कि तुम चली जाओ, वहां जाकर देख लो कि क्या सूरत हाल है। मैंने जल्दी से बच्चों का इंतजाम किया,
खाना पका कर रख दिया और एक बार फिर इस घर की तरफ रवाना हो गई जहां मेरा इंतजार था। रास्ते में मेरे दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। मैं सोच रही थी कि इस बार ज़ुयार से मिलकर क्या कहूंगी, वो मुझे देखकर कैसा महसूस करेगा, क्या हमारे दरमियान वही कुर्बत होगी या वक्त ने सब कुछ बदल दिया होगा। लेकिन जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और ज़ुयार ने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में वही चमक थी, वही मुस्कुराहट थी जो मुझे दीवाना बना देती थी। उसने मेरे हाथ से बैग ले लिया और इतनी नरमी से कहा, अनाया तुम आ गई, मैं जानता था तुम आओगी। कि मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। नानी ने मुझे देखकर बहुत प्यार किया, कहा कि बेटा तुम्हारे आने से घर में जान आ जाती है। मैं मुस्कुरा दी और किचन की तरफ चली गई। संक वाकई खराब था, पानी बह रहा था और ज़ुयार काफी देर से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मैं इस के पास जाकर खड़ी हो गई और कहा, चलो दोनों मिलकर कुछ करते हैं। वो मेरे करीब आ गया, इतना करीब कि मैं इसके जिस्म की गर्मी महसूस कर सकती थी। जब हम संक ठीक करने में मसरूफ थे तो हमारे हाथ बार बार छूते, कभी वो मेरा हाथ थाम लेता तो कभी मैं उसकी कलाई को छू कर हटा लेती। ये छूने बज़ाहिर मामूली थे, मगर इनमें वो सारे जज्बात छुपे हुए थे जो हम किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते थे। संक ठीक होने के बाद हम दोनों ने हाथ धोए और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। इस दिन फिर वही हुआ जो कई बार हो चुका था। जब नानी दोपहर को आराम करने चली गई तो हम छत पर जा बैठे। धूप बहुत तेज थी मगर हम दोनों को परवाह नहीं थी। ज़ुयार ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, अनाया मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता। मैंने तुम्हें खत लिखे हैं, कई खत, मगर तुम्हें दे नहीं सका। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो इस ने अपनी जेब से कागज का एक पर्चा निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने इस पर्चे को खोला तो इस पर उसकी साफ गोल तहरीर थी। इसने लिखा था, मोहब्बत क्या है। मैंने सोचा तो बहुत जवाब मिले, मगर सबसे सच्चा जवाब तुम हो। तुम मेरे लिए मोहब्बत हो। तुम वो वजह हो जिसकी वजह से मैं सुबह उठने का मुंतज़िर होता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किसी और की हो, मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता नामुमकिन है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये खत पढ़कर मेरी आंखें भर आएं, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने इसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, ज़ुयार तुमने ये क्या कर दिया। ये खत कहीं किसी को मिल गया तो। इसने मेरी बात काटते हुए कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। तुम जानती हो मैंने तुमसे पहले कभी किसी औरत को दिल नहीं दिया था। तुम पहली औरत हो जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी किसी के लिए खास हो सकता हूँ। इसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने इसे गिले से लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। वो मेरी गोद में सर रख कर लेट गया और आंखें बंद कर ले। मैं इसे देखती रही, इसके चेहरे की मासूमियत, इस की बेकरारी, इसकी मोहब्बत, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। इस दिन के बाद हमारे दरमियान एक नया सा सिलसिला शुरू हो गया। ज़ुयार मुझे रोज़ाना फ़ोन करता, कभी किसी बहाने से तो कभी बगैर किसी बहाने के। वो पूछता कि आज क्या खाया, कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, और फिर आहिस्ता से कह देता, तुम्हारी याद बहुत आ रही है। मैं भी इससे मिलने के लिए हर हफ्ते कोई ना कोई बहाना बना लेती। कभी कहती कि नानी के लिए दवाई लेकर जा रही हूँ, कभी कहती कि कपड़े लेकर जा रही हूँ। मेरे शौहर शहरोज साहब को कभी शक नहीं हुआ क्योंकि वो खुद इतनी मसरूफियात में थे कि उन्हें मेरी हरकतों पर नज़र रखने का वक्त ही नहीं था, और मैं इस मौका का फ़ायदा उठा रही थी पूरी तरह बेधड़क। एक बार जब मैं ज़ुयार से मिलने गई तो उसने मुझे अपने कमरे में बिठाकर एक छोटा सा तोहफा दिया। एक चांदी का कंगन था, बहुत नफीस, बहुत सादा। इसने कहा, ये तुम्हारे लिए है, ने अपनी पहली कमाई से खरीदा है। मुझे मालूम था कि उसे अभी नौकरी नहीं मिली थी। उसने ये कंगन कहाँ से खरीदा होगा। मैंने पूछा तो वो शर्माते हुए बोला, मैंने कुछ दिन ट्यूशन पढ़ाई, जो बच्चे थे उनसे कुछ
पैसे लिए और ये कंगन ले लिया, तुम्हें पसंद आएगा। मैंने कंगन अपने हाथ में पहना और आंखों में आंसू लेकर कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है जुयार। इसने मेरा हाथ थामकर कंगन को देखा और फिर मेरे हाथ को अपने होंठों से लगा लिया। इस दिन मैंने महसूस किया कि शायद मैं इस लड़के को तबाह कर रही हूँ, शायद मैं उसकी मासूम मोहब्बत का गलत जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी तो इसकी मोहब्बत में डूबती जा रही थी। कुछ दिनों बाद जुयार को आखिरकार एक कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने मुझे सबसे पहले फ़ोन किया और खुशी से कहा, अनाया मुझे नौकरी मिल गई, अब मैं तुमसे शादी का सोच सकता हूँ, अब मैं तुम्हें अपना बना सकता हूँ। इसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, जुयार पागल हो गए हो, ये कैसे मुमकिन है? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी नानी तुम्हारी माँ है, ये सब कैसे होगा? लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था, मैं सब संभाल लूंगा, मैं तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों का बाप बन जाऊंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस तुम कहो। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी आंखों में वो जुनून था जो किसी भी समझाने से कम नहीं हो रहा था। मैं परेशान हो गई क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ये बात किसी तक पहुंच गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मेरा घर टूट जाएगा। मैंने फैसला किया कि जुयार से कुछ दिनों के लिए मिलना बंद कर दूंगी ताकि वो ठंडा हो जाए और मामलात को समझ सके। लेकिन जुयार को मेरा ये फैसला बहुत नागवार गुजरा। उसने मुसलसल फ़ोन करना शुरू कर दिया, मैसेजेस भेजने लगा, और जब मैंने एक हफ्ते तक इससे मिलने से इनकार किया तो वो खुद ही मेरे घर के करीब आ गया। एक दिन जब मैं बाजार गई तो उसने मुझे रास्ते में रोक लिया। इसकी आंखें सूजी हुई थीं, इसके चेहरे पर थकावट थी। इसने कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमसे मुलाकात क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं थी? मैंने इसे पास बिठाकर समझाया, जुयार मेरी बात सुनो, ये सब गलत है, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। तुम जवान हो, तुम्हें अपनी उम्र की कोई लड़की मिल जाएगी, तुम शादी कर लोगे, खुश रहोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी में रुकावट नहीं बन सकती। लेकिन वो मेरी बात सुनकर पागलों की तरह चलाने लगा, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसकी धमकी ने मुझे डरा दिया। मैंने इसे वहां से जाने को कहा और खुद भी घर वापस आ गई, लेकिन मेरे दिल में खौफ बैठ गया था। 2 दिन बाद नानी का फोन आया कि जुयार ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया है, नौकरी पर नहीं जा रहा, खाना नहीं खा रहा और हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता है। नानी रोती हुई कह रही थी, बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम आकर उसे समझाओ, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। मैं मजबूर होकर फिर इस घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं जुयार के कमरे में दाखिल हुई तो वो दीवार से लगकर बैठा था, इसका चेहरा परेशान, इसकी आंखें सूजी हुई थी। मुझे देखते ही वो उठकर खड़ा हो गया और मेरे पांव में गिर पड़ा। इसने कहा, अनाया तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने इसे उठाया और उसे सीने से लगा लिया, इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जुयार मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो यही हूँ, बस तुम थोड़ा सा संभलो, अपनी नौकरी पर जाओ, अपनी जिंदगी को संवारो। वो मेरे बात सुनकर मेरे बाजुओं में सुकून से सांस लेने लगा और फिर कुछ देर बाद मेरी तरफ देखकर कहने लगा, तुम कसम खाओ कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। मैंने चुपके से सर हिला दिया, हालांकि मैं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। इसके बाद हमारे दरमियान मामलात पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गए। जुयार ने मुझसे शादी का मुतालबा करना छोड़ दिया, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं छोड़ना चाहता था। हमारी मुलाकातें ज्यादा खुफिया हो गई, हम डरने लगे थे कि कहीं कोई देख ना ले। एक बार जब हम छत पर मिले तो जुयार ने मेरा हाथ थामकर कहा, अनाया मैंने सोच लिया है, मैं तुमसे शादी का मुतालबा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर, ये सब तुम्हारे लिए अहम है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, तुम मेरी रूह बन चुकी हो। ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले।
मैंने कहा, जुयार तुम क्या चाहते हो? क्या हम यूं ही छप छप कर मिलते रहेंगे? क्या ये ठीक है? इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि ये ठीक है या गलत। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरे बगैर अधूरी हो और मैं तुम्हारे बगैर नामुकम्मल। शायद यही हमारा अंजाम है, छपकर मलना, छपकर मोहब्बत करना और छपकर मरना। उसकी बात ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैंने इसे फिर से गिले से लगा लिया और इस रात हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक दूसरे के साथ खामोशी से बैठे रहे, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे दुनिया खत्म हो गई हो और हम दो इकलौते हो। अब मेरी जिंदगी दोहरी हो चुकी है। एक तरफ मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ जो घर के तमाम फराइज पूरी तरह निभा रही हूँ। मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे शौहर को कभी यह शक नहीं हुआ कि उनकी बीवी किसी और की हो चुकी है। और दूसरी तरफ मैं जुयार की मोहब्बत में वो औरत हूँ जो हर मौके पर इससे मिलने के लिए बेताब रहती है। मैं जब भी जुयार के पास जाती हूँ तो अपने साथ वो सारी खुशियाँ ले जाती हूँ जो मैंने बरसों में कहीं खो दी थी। वो मुझे हंसाता है, वो मुझे रुलाता है, वो मुझे महसूस कराता है कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ, अब भी प्यार के काबिल हूँ। और जब मैं वापस अपने घर आती हूँ तो मैं अपने चेहरे पर वो निकाब लगा लेती हूँ जो हर शादीशुदा औरत पहनने पर मजबूर होती है। मैं जानती हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है, ये किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता हराम है, ये मोहब्बत गुनाह है, ये छुपे लम्हात किसी ना किसी दिन सामने आ जाएंगे, लेकिन मैं इस रास्ते से हट नहीं सकती। जैसे कोई नशे का आदी अपनी आदत नहीं छोड़ सकता, वैसे ही मैं जुयार की मोहब्बत को छोड़ नहीं सकती। वो मेरी कमजोरी है, मेरी ताकत है, मेरा दर्द है, मेरी खुशी है। मैं जब भी जुयार को देखती हूँ तो अपने अंदर वो औरत देखती हूँ जो मैं कभी थी, जिसे मैं ने बरसों पहले कहीं खो दिया था। और शायद इसीलिए मैं इस गलती को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यह गलती मुझे जिंदा रखती है। कुछ दिन पहले जुयार ने मुझे बताया कि इसकी शादी के लिए एक लड़की देखी गई है। नानी बहुत खुश हैं और रिश्ता पुख्ता होने वाला है। ये सुनकर मेरे दिल पर ऐसे गिरा जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। मैंने आंसू रोके रखे और कहा, यह बहुत अच्छी बात है जुयार, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन इसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम जानती हो अनाया, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैंने माँ से कह दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। इसकी बात सुनकर मैं सहम गई। मैंने कहा, जुयार ऐसा न करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआएं दे रही हैं। तुम अपनी जिंदगी संवारो। मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहा था। इसने कहा, तुम ही मेरी जिंदगी हो अनाया, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। इस दिन मैंने महसूस किया कि अब मैं जुयार के लिए एक बोझ बन चुकी हूँ, एक ऐसा बोझ जो उसे अपनी जिंदगी गुजारने से रोक रहा है। लेकिन मैं इसे छोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसके बगैर मेरी जिंदगी भी अधूरी है। आज जब मैं ये सब कुछ लिख रही हूँ तो मेरे सामने वो चांदनी रातें हैं जो हमने साथ गुजारी, वो खामोश लम्हात हैं जो हमने चरा कर गुजारे, वो सच्चे झूठ हैं जो हमने एक दूसरे को सुनाए। मैं जानती हूँ कि ये कहानी का इख्तिताम नहीं है, ये तो शायद अभी शुरू हुआ है। क्या हम इसी तरह छप कर मिलते रहेंगे? क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब ये राज खुल जाएगा? क्या मेरा घर टूट जाएगा? क्या मेरे बच्चे मुझसे मुंह फेर लेंगे? क्या जुयार और मैं कभी इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस वक्त मेरे दिल में जो जुयार के लिए मोहब्बत है वो किसी भी हिसाब से कम नहीं है। ये मोहब्बत शायद गलत है, शायद गुनाह है, शायद सजा की मुस्तहिक है, लेकिन ये मेरा सच है, मेरी पहचान है, मेरी जिंदगी है। और मैं इस सच के साथ जीने को तैयार हूँ, चाहे इस की कीमत कुछ भी हो। मेरे इनकार के बावजूद जुयार अपनी जिद पर कायम रहा और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। नानी बहुत परेशान हुई। उन्होंने मुझे कई बार फोन किया और कहा कि जुयार किसी की बात नहीं सुन रहा।
शायद तुम ही उसे समझा सको। मैंने भारी दिल से ज़ुयार से मिलने का वादा किया, लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि अब इस खेल को यही ख़त्म करना होगा, वरना जिस लड़के की ज़िंदगी संवरनी चाहिए थी, मैं इसे तबाही की तरफ धकेल रही हूँ। जब मैं नानी के घर पहुंची तो ज़ुयार अपने कमरे में था। वो बिस्तर पर लेटा छत को घोर रहा था। मुझे देखकर वो उठ बैठा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक अजीब सी थकन और उदासी थी। मैंने इसके पास बैठकर इसका हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत प्यार से समझाया, ज़ुयार, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन यह रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं ला सकती। मेरे बच्चे हैं, मेरा एक घर है जिसे मैं नहीं तोड़ सकती। तुम भी शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, यही मेरे लिए काफी है। ज़ुयार ने बगैर किसी जज्बात के मेरी बात सुनी और फिर धीमे लहजे में बोला, तुम ठीक कहती हो अनाया, शायद मैं पागल हो गया था, शायद मैं भूल गया था कि तुम कभी मेरी हो ही नहीं सकती। इसके ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल छलनी हो गया, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को पी लिया क्योंकि मैं जानती थी कि यही इसके लिए बेहतर है। इस दिन के बाद ज़ुयार ने अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश शुरू कर दी। उसने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया और नानी की बात मानकर रिश्ते देखने लगा। लेकिन इसकी आंखों में जो चमक थी, जो मासूमियत थी, वो खत्म हो चुकी थी। वो अब पहले जैसा ज़ुयार नहीं रहा था। वो खामोश रहने लगा, अक्सर सोचों में गुम रहता, और जब कभी मेरी नज़र इससे मिलती तो वो फौरन नज़रें हटा लेता। मैं उसकी इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर घुलती रहती, लेकिन मैं अपने फैसले पर डटी रही क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने अब भी इसे ना रोका तो वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठेगा। कुछ महीनों बाद ज़ुयार की शादी तय हो गई। एक बहुत अच्छे घराने की लड़की थी, पढ़ी लिखी और खूबसूरत। नानी ने मुझे बहुत खुशी से फ़ोन करके बताया तो मैंने भी मुस्कुराकर मुबारकबाद दी, लेकिन फ़ोन रखते ही मेरे आंसू निकल पड़े। ये वही खुशी थी जिसका मैंने खुद ख्वाब देखा था, लेकिन अब ये खुशी मुझे एक अजीब से खला में धकेल रही थी। शादी की तैयारियां जोर और शोर से शुरू हो गई। मैं भी नानी के घर जाकर हाथ बटाने लगी। ज़ुयार से मेरी मुलाकातें अब बिल्कुल रस्मी हो गई थी। वो मुझसे बात तो करता, लेकिन उसकी नज़रों में वो पुरानी गर्मी नहीं थी, बस एक ठंडी सी बेरुखी थी जो मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी। शादी की रात जब ज़ुयार दूल्हा बनकर निकला तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। जब ज़ुयार ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए वही पुरानी चमक लौटी, लेकिन फिर वो फौरन नजरें झुकाकर मुस्कुरा दिया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसे दुआ दी और घर वापस आ गई। इस रात मैं अपने कमरे में बैठी बहुत रोई। न जाने क्यों मेरा दिल टूट रहा था, हालांकि मैं जानती थी कि यही सही था। अब ज़ुयार की अपनी दुनिया थी। उसकी बीवी एक शरीफ और प्यारी लड़की थी और मैं चाहती थी कि वो इसके साथ खुश रहे। लेकिन क्या दिल की बातें दिल में नहीं रहती? क्या मोहब्बत को समझाकर ख़त्म किया जा सकता है? मैंने अपने आप को समझाया कि मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ और मेरी जिंदगी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ज़ुयार की याद फिर भी मेरे दिल में किसी बुझी हुई आग की तरह दहकती रहती। शादी के कई हफ्ते गुजर गए। ज़ुयार का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई पैगाम नहीं आया। मैंने भी इससे राब्ता करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं उसकी नई जिंदगी में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। लेकिन एक दिन अचानक ज़ुयार का फ़ोन आया। इसकी आवाज़ भारी थी, जैसे इसने बहुत रोया हो। उसने कहा, अनाया, मैं तुम्हें नहीं भूल सका। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपनी बीवी को भी दिल से चाहने की कोशिश की, लेकिन मैं जब भी इसे देखता हूँ तो मुझे तुम नजर आती हो। इसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को संभाला और सख्ती से कहा, ज़ुयार, ये सब बंद करो। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बीवी है जिसका तुम पर हक है। तुम इसके साथ ज्यादती कर रहे हो और मेरा भी एक घर है। लेकिन वो बोला, मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं?
मैंने हर रात सोचा कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन हर सुबह तुम्हारी याद मेरे सीने पर एक बोझ बनकर बैठी रहती है। मैंने बगैर कुछ सुने फोन रख दिया, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। मैं जानती थी कि अगर मैंने इस बार उसे दोबारा करीब आने दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल भी इसे सुनकर धड़क रहा था। मेरी आंखों में भी आंसू थे और मैं भी उसकी मोहब्बत में इतनी ही कमजोर थी जितना वो था। कुछ दिनों बाद जुयार ने मुझे दोबारा फोन किया और कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, एक आखिरी बार, बस कुछ कहने के लिए। मैंने इनकार किया, लेकिन उसने मिन्नत समाजत की और कहा कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। मैं डर गई। मजबूरना मैंने इसे एक पार्क में मिलने का वक्त दे दिया। जब मैं वहां पहुंची तो जुयार एक बेंच पर बैठा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे सियाह हल्के थे। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया और बोला, अनाया, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। चाहे मैं शादीशुदा हूं, चाहे तुम शादीशुदा हो, लेकिन ये मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि हमें अपनी अपनी जिंदगियों में वापस जाना होगा, हमें अपनी गलतियों का अजाला करना होगा, लेकिन वो नहीं माना। वो बोला, मैंने तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ा, मैं सिर्फ ये दिखावा कर रहा था कि मैं खुश हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं अधूरा हूं। इस दिन हमने काफी देर बातें की और आखिरकार मैंने उसे एक बार फिर समझाया कि हमें अपने रिश्तों का एहतराम करना चाहिए, हमें अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना होगा। जुयार ने सर झुका लिया और चला गया, लेकिन इसकी खामोशी मुझे बता रही थी कि यह तूफान थमा नहीं है, बल्कि और गहरा हो गया है। इस मुलाकात के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैं दिन रात इसी सोच में गुम रहती कि जुयार का क्या होगा। नानी कभी कभी फोन करके बताती कि जुयार खामोश रहता है, अपनी बीवी से भी ज्यादा बात नहीं करता और अक्सर रात को देर तक जागता रहता है। मैं ये सुनकर अंदर ही अंदर घुलती रहती, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने खुदा से दुआ की कि वो जुयार को सुकून दे, वो इसके दिल से मेरी मोहब्बत निकाल दे और वो अपनी बीवी के साथ खुश रहे। लेकिन शायद दुआओं का जवाब नहीं आया, और शायद हमारी मोहब्बत का अंजाम यही लिखा था। एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, मेरे फोन की घंटी बजी। नानी का नंबर था। मैं घबराकर उठ बैठी। फोन उठाया तो नानी के रोने की आवाज आई। वो कह रही थी, अनाया बेटा, जुयार ने अपनी कलाई काट ली, से अस्पताल ले जा रहे हैं। यह सुनकर मेरी चीख निकल गई। मेरी दुनिया मेरी आंखों के सामने घूम गई। मैंने फौरन कपड़े बदले, शौहर को बताए बगैर घर से निकली और अस्पताल पहुंची। वहां जुयार एक बेड पर लेटा था, उसकी कलाई पर पट्टी बंधी थी, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। इसकी बीवी इसके पास बैठी रो रही थी, नानी भी पास ही खड़ी थी, उनका रोना रुक नहीं रहा था। मुझे देखकर जुयार ने आंखें खोली, इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। मैं इसके पास गई, इसका हाथ थामा और पूछा, ये तुमने क्या किया जुयार? उसने धीमे से जवाब दिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था अनाया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। इसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं जान गई कि अब यह मामला मोहब्बत की हद से बढ़ चुका है, अब यह जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। इस रात अस्पताल में बैठे बैठे मैंने अपनी पूरी जिंदगी का जायजा लिया। मैंने सोचा कि मैंने अपनी तन्हाई की वजह से एक मासूम लड़के की जिंदगी को किस कदर तबाह कर दिया है। मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे पहले ही दिन सख्ती से रोक दिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब जुयार की जान बचाना सबसे अहम था। डॉक्टरों ने बताया कि जुयार खतरे से बाहर है, लेकिन इसे ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। इसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। मैं जानती थी कि वो शख्स मैं हूं, लेकिन मैं ये भी जानती थी अगर मैंने इसका सहारा बनने की कोशिश की तो आग मजीद भड़केगी। मैं एक मुश्किल दौराहे पर खड़ी थी। एक तरफ जुयार की जान थी तो दूसरी तरफ इस
की नई शादी, मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ दांव पर लगा था। मैंने खुदा से मदद मांगी और एक फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं ज़ुयार से इस वक्त तक दूर रहूंगी जब तक वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी ताकि वो अपनी बीवी के साथ एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन ज़ुयार की हालत ने मुझे ये मौका नहीं दिया। वो अस्पताल से वापस आने के बाद और भी टूट गया था। वो दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता, खाना नहीं खाता था, किसी से बात नहीं करता था। इसकी बीवी बार बार मुझे फ़ोन करके कहती कि बाजी वो आपका नाम लेकर रोता है, वो कहता है कि अनाया को बिला दो, मैं बहुत परेशान हूँ। नानी भी रू रू कर बेहाल हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अगर ज़ुयार की जान बच सकती है तो वो तुम ही बचा सकती हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, जो करना है करो लेकिन इसे बचा लो। मैंने अपने शौहर से झूठ बोला कि नानी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे कुछ दिन उनके पास रहना पड़ेगा। वो मान गए क्योंकि वो जानते थे कि मैं नानी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर नानी के घर चली गई। जब मैं ज़ुयार के कमरे में दाखिल हुई तो वो एक कोने में बैठा हुआ था। इसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसे गले लगा लिया और कहा, ज़ुयार मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो फूट फूट कर रोने लगा और इसी रात से इसने खाना पीना शुरू कर दिया। अब मैं एक बार फिर इस खुफिया दुनिया में वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार हालात बहुत मुख्तलिफ थे। ज़ुयार की बीवी भी वही रहती थी और वो बहुत मासूम और शरीफ लड़की थी। इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके शौहर के दिल में कोई और बसता है। मैं दिन में नानी का ख्याल रखती, घर के काम करती और ज़ुयार की बीवी से बातें करती, लेकिन रात को जब सब सो जाते तो ज़ुयार मुझसे मिलने आता। वो अब पहले से भी ज्यादा बेचैन रहता। उसकी मोहब्बत अब जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मैं जानती थी कि मैं एक गलत काम कर रही हूँ, लेकिन ज़ुयार की जान का सवाल था। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। मगर इस बार मेरा दिल बहुत भारी रहता, क्योंकि अब इस खेल में एक और मासूम का गिरबान पकड़ा हुआ था, ज़ुयार की बीवी। मैं उसके चेहरे की मासूमियत देखकर शर्मिंदा होती। वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझती थी, मुझसे अपने दिल की बातें करती थी और मैं इसका घर तबाह कर रही थी। ये एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन मैं ज़ुयार को भी नहीं छोड़ सकती थी और ये दोहरी जिंदगी मेरी रूह को छलनी कर रही थी।